Hello friends. So in this lecture we are going to start a new theorem that is called VBT, जिसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। अगर इस लेक्चर में हम लोग VBT पढ़ रहे हैं यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो इसके पीछे का रीजन ये है बच्चा लोग कि जब कभी भी कोई लिमिटेशंस आती है तो नई थियरम हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही तो नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे जो जो थियरी पढ़ी हुई है आपने, जैसे कि कॉसल लुइस अप्रोच पढ़ लिया, उसके बाद ऑक्टेट रूल पढ़ लिया, उसके बाद लेविस अप्रोच, लेविस के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया आपने, और उसके बाद एक पढ़ा जिसको कहते हैं VSAPR, बराबर है। तो VBT थियरी पढ़ने से पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया इनके साथ कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे VBT, बराबर। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो थे, जो हम लोग ड्रॉ करते थे, बराबर है। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ कर लिए कि भाई चलो ओजोन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और लॉन पेयर भी दिखा दिए, लेकिन उसके शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं, बराबर है ना। तो शेप के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो बेसिकली लेविस हेल्प इन राइटिंग द स्ट्रक्चर, लेविस ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में यानी राइट करने में हेल्प की, बट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। उसने कोई भी शेप के बारे में भी नहीं बताया और केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है वो भी उसने नहीं बताया, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, इट डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बराबर। क्या है ये कि भाई ये जो थ्योरम था उसने कोई भी ऐसा रीजन नहीं दिया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में वेरिएशन क्यों है। जैसे कि हाइड्रोजन में 435.8, बराबर है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। ऐसा ही दूसरा एक मॉलिक्यूल है जैसे कि F2, बराबर है। तो हाइड्रोजन में आपने देखा कि 435.8 है, तो फ्लोरीन के अंदर 155 है, 155 किलो जूल पर मोल है। तो हालांकि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होने पे और फ्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड होने पे इतना वेरिएशन क्यों है भाई, क्यों है ऐसा, आखिर क्यों है। तो हाइड्रोजन में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको मिल रही थी 435.8, लेकिन उसका जो डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ कितनी थी 74 पिकोमीटर, और फ्लोरीन के अंदर जहां पर आपको वैल्यू मिल रही थी कितनी, अभी मैंने जो आपको बताया दैट इज बेसिकली 155 किलो जूल पर मोल, लेकिन उसका जो डिस्टेंस था वो था 144 पिकोमीटर। इन शॉर्ट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड के डिफरेंस क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है, नहीं क्यों है आखिर वो डिफरेंस, बराबर। तो ये सब बातें थी जो लेविस की समझ से बाहर थी। उसके बाद आया VSAPR। चलो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ने हमें इतना तो समझा दिया कि भाई बॉन्ड के शेप जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। AB2 हुआ तो क्या हो, ऐसा लीनियर हो जाएगा। AB3 हुआ तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 120 डिग्री पे, प्लेनर ट्रायंगुलर, बराबर है। लेकिन वहां पर एक थोड़ा सा लॉजिक ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर तो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जहां पर भी है वहां पर हमने ऐसा बोला कि लॉन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन है, वो सही है, बराबर। लेकिन ये लॉन पेयर का स्पेस में अरेंजमेंट सोचना या उसकी डायरेक्शन में के बारे में सोचना वो कितनी हद तक सही है, वो क्या रैशनल है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें ये इतना तो पता चल जाता है कि भाई talking the direction basically of electron pairs does not seem to be very rational, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में विजुलाइज करना वो इतना एक्यूरेट तो हमें नहीं पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है, बराबर। तो ये सारी बातें थी। तो VSAPR थियरी जो है उसने जियोमेट्री जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स की दे दी थियरिकली, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन देम एंड इट हैड लिमिटेड एप्लीकेशंस, बराबर है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को तो VSAPR समझा नहीं सकता है ना, लिमिटेड एप्लीकेशंस है, वाइड एप्लीकेशन नहीं है। तो इसको समझाने के लिए जो एक ब्रांच है जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, उस ब्रांच ने हमें दो थियरी दी जिसका नाम है VBT और MOD। VBT का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरम और MOD का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम। तो याद रखना, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस है, बराबर है, क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, बराबर।
तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो बेस था बराबर, हिटलर और लंदन ने डाला हुआ था। आप अपने टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए। देखो बेटा, ये है एक थियरम। तो थियरम को पढ़ने में थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, बराबर। ऑब्जर्व किया गया है कि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो ही ये थियरम समझ में आएगा, वरना सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ भी नहीं आ जाता है। थियरम को लिख के भी लर्न करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको मेन पॉइंट जो है वो हाईलाइट करके पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर घर पे भी मेहनत करनी होती है, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए कि वीबीटी आखिर दिया किसने? तो वीबीटी जो है हिटलर और लंदन ने दिया और पाउली ने उसको क्या किया, डेवलप किया। तो 1927 में हिटलर और लंदन ने ये थ्योरम दिया था। उसके बाद पाउली और उसके साथी ने उसको डेवलप किया, यानी आगे ले गए, बराबर है। तो आखिरकार वीबीटी में क्या क्या बातें हुई थी? तो वीबीटी जो है बेटा, ये थियरी जो है दो तरह से पढ़ी जाती, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन एंड एक होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, बराबर है। यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एनर्जी कंसिडरेशन के फॉर्म में, कि एनर्जी को कंसिडर करते हुए, एनर्जी का बेस लेते हुए हम लोग ये थियरम पढ़ने जा रहे हैं। चलो ठीक है। तो वीबीटी जो है वो यहाँ पर पहला जो अप्रोच है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एनर्जी कंसिडरेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग किसका मॉलिक्यूल ले रहे हैं? एग्जाम्पल के बेसिस पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, बराबर। तो भाई H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैसे होता है? हाइड्रोजन जो है, तो आप ऐसा बोलते हो कि सर हाइड्रोजन है, उसमें एक हाइड्रोजन है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी है 1s1, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब बहुत दूर होंगे तो उसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, बराबर। When these two atoms are far away, then there is no attraction, छोड़ो इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरेक्शन में दोनों चीज आती है, क्योंकि दो दूर होते हैं तब कुछ भी नहीं होता है, जब नजदीक आते हैं तो कुछ कुछ होने लगता है, बराबर। टेक इट इन अ फनी वे। आप अब थोड़े से बड़े हो गए हो, बराबर है, तो एक दो फनी एग्जांपल दूंगा, उसकी लाइफ के साथ रिलेट मत कर देना, बराबर है। यहाँ पर प्यार भी है और नफरत भी है, बराबर है, तो मजेदार रहेगा ये। अच्छा, दो हाइड्रोजन में प्यार कितना है, मोहब्बत कितनी है और नफरत कितनी है, उसके बेस पे ये थ्योरम है। तो दो हाइड्रोजन दूर है, किसी को मिले ही नहीं है, तब उनके बीच में ना प्यार है ना नफरत है। इसको कहते हैं देयर इज नो इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन देम। तो व्हेन द हाइड्रोजन are very far away from each other, so there is no interaction basically. When they come closer to each other, the new forces come into operation, बराबर है। यानी कि जब वो क्लोजर यानी नजदीक आएंगे तो उनके बीच में गुल खिलेंगे, यानी कि क्या होगा कि फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्सन, दोनों चीजें होगी बेटा, फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। तो बेसिकली फोर्सेस ऑफ रिपल्सन बिटवीन किसके बीच में होता है? तो न्यूक्लियाई ऑफ दिस कंबाइनिंग एटम्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम्स, बराबर। दिस फोर्सेस टेंड टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बात चल रही है फोर्सेस ऑफ रिपल्सन की। तो मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की हुई है। ये है हमारा हाइड्रोजन ए, ये है हमारा हाइड्रोजन बी। ये दोनों हाइड्रोजन जो है उसमें ये न्यूक्लियस हमने ड्रॉ की है, और ये पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल आ जाएगा कि ये हाइड्रोजन ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्यार करेगा, क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको एक एट्रैक्शन है, बराबर है। ये हाइड्रोजन भी इसको अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर ये एट्रैक्शन है। फिर ये माइनस माइनस जो है वो तो रिपल्सन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट करेंगे। तो पहले मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया बेटा, कि इन दिस फोर्सेस ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो ये दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, बराबर। ये चीज है। एट्रैक्शन किसके बीच में होगा? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बीच में एट्रैक्शन होगा। ये एट्रैक्टिव फोर्सेस है और ये रिपल्सिव फोर्सेस है। तो रिपल्सिव फोर्सेस से क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस से क्या होगा बेटा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि रिपल्सिव फोर्सेस जो है बेसिकली क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे एनर्जी सिस्टम की,
और जो एट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेंगे एनर्जी सिस्टम की। तो देखो लाइफ में सेटल तो होना है, स्टेबल भी होना है, बराबर है। तो प्यार करना जरूरी है। अगर ये इससे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बराबर है। तो मान लो कि अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज जब अट्रैक्ट होती है किसी से तो क्या होता है कि भाई उसमें एंगेज हो जाता है, यानी कि स्टेबल। अब जिसकी तलाश थी वो मिल गया, बराबर है। तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब समझ लो भाई कि जब एट्रैक्शन होता है ना तो स्टेबिलिटी इंसान की बढ़ती ही है। यानी कि ऐसा यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन, वो अगर उसको मिल जाता है तो क्या है, उसका खुद का तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा लेकिन दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है शेयरिंग के अंदर। तो यहाँ पर शेयरिंग होना है, इसका मतलब है कि एट्रैक्शन होना है, एट्रैक्शन होगा तो ही शेयरिंग होगा। और उसी की वजह से क्या होगा बेटा, एनर्जी जो है सिस्टम की वो डिक्रीज होगी, तो ही स्टेबिलिटी आएगी, तो ही मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर। चलो, तो यहाँ पर मैं फिगर के बेसिस पे आपको समझाना चाहता हूं कि देयर आर टू टाइप। नाउ कंसीडर, एज्यूम करो कि यहाँ पर H2 का फॉर्मेशन समझना है हमें, बराबर है। तो H2 का फॉर्मेशन समझने के लिए हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि दैट इज फर्स्ट हाइड्रोजन, जिसका एक एटम है उसका न्यूक्लियस है, ये सेकंड हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस है। इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, बराबर। ध्यान से देखना अभी। तो ये हाइड्रोजन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, यानी कि आप अगर वो एक सीरियल आती थी भाभी जी घर पे है, बराबर है। तो भाभी जी घर पे है, आप देखना एक सीरियल आती थी, उसका मैं किस्सा लेता हूँ। उसमें क्या था कि दो कपल थे, बराबर है। फनी में समझते हैं, मजा आएगा। दो कपल थे, तो एक आदमी अपनी बीबी को तो प्यार करता ही था, करना ही पड़े ना, लेकिन वो आदमी उसके सामने एक खूबसूरत महिला रहती थी तो उसको अट्रैक्शन था, बराबर है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो उसके सामने जो उसका पड़ोसी रहता था, ये भाई साहब है, ये उसकी वाइफ है, तो इसको इसकी और क्या हुआ, एट्रैक्शन हुआ, बराबर है। और ये भाई साहब को भी इसकी और थोड़ा सा एट्रैक्शन हुआ, ये नेचुरल होता है। चलो, तो ये जो एट्रैक्शन हुआ ये मैंने डैश लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। ये देखो, ये वीक एट्रैक्शन है, उसकी खुद की बीवी के साथ बेचारे का वीक एट्रैक्शन है, लेकिन नया जो दिख रहा है उसके साथ उसका ज्यादा एट्रैक्शन जा रहा है। तो टेक इट इन अ फनी वे कि यहाँ पर नए फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं और ये पुराने फोर्सेस है जो डॉटेड लाइन से दिखाए हुए। तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, जो ओल्ड फोर्स है, ऐसा लिखा होगा, डॉट 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 और लिखा होगा ओल्ड फोर्स, और ऐसा जहां पर किया होगा वहां लिखा होगा न्यू फोर्स, बराबर है। चलो, अभी मजा आएगा, कॉमेडी है। तो ये जो है यहां पर अट्रैक्टेड है, बट हाइड्रोजन का ए एटम वाला न्यूक्लियस बी वाले को भी अट्रैक्ट करेगा। ये वाला जो है, बराबर है, ये वाला जो है वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारी अट्रैक्शन फोर्सेस है। ओके, सो मेंशन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। एट्रैक्टिव फोर्सेस में सबसे पहले कौन सा एट्रैक्शन आप लिख लोगे, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ ओन एटम, न्यूक्लियस वो ही एटम का, Na का Ea के साथ एट्रैक्शन, Nb का Eb के साथ एट्रैक्शन है भाई। सो दैट इज द एट्रैक्टिव फोर्सेस पार्ट 1। इसी तरह से जो नए फोर्सेस भी एट्रैक्शन में जा रहे हैं, यानी न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम यानी कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम किसको अट्रैक्ट करेगा, Eb को, और न्यूक्लियस ऑफ बी एटम अट्रैक्ट करेगा Ea को। तो ये हो गए हमारे एट्रैक्टिव फोर्सेस, ये हो गए हमारे एट्रैक्टिव फोर्सेस। अब अगर हम लोग सिमिलरली रिपल्सिव फोर्सेस की भी बात कर ही ले तो क्या हुआ, अब आया मजा। ये भाई साहब यहाँ पर तो डोरे डाल के रखे, ये तो रखना ही पड़ा है, ये यहाँ पर डोरे डाल रहे थे और ये यहाँ पर डोरे डाल रहे थे। अब हुआ यूं कि इनको, बराबर है, इनको पता चल गया कि ये भाई साहब यहाँ पर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसको भी पता चल गया कि इसको, बराबर है, ये बेसिकली इसकी बीवी है।
तो इसको भी पता चल गया कि ये भाई सब यहाँ पर डोरे डाले बैठे हैं। तो हुआ क्या, बवाल हो गई। ये जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में तो प्लस प्लस है, तो वो तो क्या हो गया, सामने सामने आ गए, ए भाई क्या है ये सब है। तो उन दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन फोर्सेस हुआ, और ये ए बी के बीच में भी रिपल्सन फोर्सेस हुआ। सो इन दैट केस, बराबर इन दैट केस आई एम राइटिंग विद द ब्लैक कि भाई रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में हुआ, तो देखो न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी, ये एक रिपल्सिव फोर्सेस है, इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी, ये भी रिपल्सिव फोर्सेस होने लगे। सो इन दैट केस रिपल्सिव फोर्सेस भी होने लगा। ओके, सिमिलरली रिपल्सिव फोर्सेस भी दैट attractive forces tend to bring the two atoms close to each other and repulsive forces जो है उसको पुश कर रहे थे। यानी कि ऐसा होता है ना कि एट्रैक्शन जो है वो नजदीक लाता है, दूरियां मिटा देता है, बराबर है, लेकिन रिपल्सन दूरियां बढ़ा देता है। तो अब ये कहानी में आया ट्विस्ट कि भाई यहां पर ये दोनों जो थे पुराने एट्रैक्शन के साथ नए एट्रैक्शन में भी जा रहे थे और रिपल्सन में भी जा रहे थे। तो होता क्या है बेसिकली कि इसका एंड कहां बढ़ा है, देखो जहां तक एट्रैक्शन रिपल्सन को डोमिनेट कर रहा है तब तक ठीक है, तब तक ठीक है, तब तक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन जैसे ही रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा, ज्यादा नजदीक भी नहीं आते लोग, बराबर, ज्यादा नजदीक चल पुट अब नहीं, बराबर, अब इतना एट्रैक्शन नहीं है, तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, हमें कोई स्टेबिलिटी मिलती नहीं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, बराबर है। तो ये जो कंटेंट है इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और उस वहां पर क्या क्या बढ़ा कि इन अ सिस्टम द न्यू फोर्सेस कैन डिक्रीज द एनर्जी, देन पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट। अगर एट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर एट्रैक्शन बढ़ रहा है तो क्या होता है बेटा, एनर्जी डिक्रीज होती है, और रिपल्सन बढ़ रहा है तो एनर्जी इंक्रीज होती है। सो केमिकल बॉन्डिंग जो है कहां पर पॉसिबल नहीं है, जहां पर रिपल्सन हो रहा है। सो क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग जो है ये डायग्राम ड्रॉ किए हुए, when the two atoms are very far away यानी infinite distance पे थे, their potential energy is taken as a zero, बराबर। अब आप इसके बाद यहाँ पर आ जाइए कि दो एटम है हाइड्रोजन के, वो बहुत ही दूर है यानी बहुत दूर है, तब उसकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है किसका ग्राफ है भाई, ये है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ध्यान से सुनना, when these two atoms are far away from each other यानी कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई क्लोजनेस नहीं है, तब इसकी एनर्जी जो है ऑलमोस्ट, ये जो ग्राफ है ये रेड वाला वो पोटेंशियल एनर्जी का है, तो तब इसकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब की बात है। when they come close to each other, when they come close to each other यानी 1 के बाद सेकंड फिगर देखो, ये आपकी टेक्स्ट में भी है, जब नजदीक आते हैं तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस कैसा होने लगा, डिस्टेंस कम होने लगा, डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और जहां पर वो काफी नजदीक आ जाते हैं, काफी नजदीक आ जाते हैं, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर फोर्सेस दोनों लग रहे हैं, लेकिन एट्रैक्शन फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है, एक हद तक नजदीक आते हैं। एक हद तक नजदीक आने का मतलब है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो जब इतने नजदीक आ जाते हैं जहां पर एट्रैक्शन जो है रिपल्सन को डोमिनेट कर देता है, इसका मतलब एट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम है, तब धड़ाम से एनर्जी नीचे आई, और इस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है। इस पॉइंट पे बंदा, ये जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है एटम ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एटम ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, यानी उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब वहां पर क्या हो जाता है कि भाई एट्रैक्शन बढ़ जाता है और रिपल्सन कम हो जाता है। एट्रैक्शन बढ़ने से उसकी एनर्जी डाउन होती है, बराबर है। चलो अब मान लो कि इससे भी ज्यादा नजदीक लाना है, ये जो H2 मॉलिक्यूल की बात की तो उसका बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर। अगर 74 कोई बोल रहा है बच्चा कि सर और भी नजदीक लाओ, तो और भी नजदीक लाने से क्या होगा बेटा, वहां पर रिपल्सन जो है, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे। रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे तो आप देखते हो कि सडनली ग्राफ ऊपर गया, सडनली ग्राफ माइनस में से ऊपर जाता है यानी पॉजिटिव,
पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत ही फटाफट ग्रो करती, इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, स्टेबिलिटी घटी, बराबर है। तो यहां से ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। पहले बहुत दूर थे, वापस पहले इट इज फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर। When they come close to each other, what happens? Start interacting with each other, and the system start losing its energy as the forces of attraction exceeds the force of repulsion. As a result, potential energy of the system decreases. Potential energy of the system will decreases. जैसे ही डिक्रीज स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस कम हो रहा था, क्यों, बराबर है, डिक्रीज क्यों हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज डिस्टेंस कम हो रहा था। सो सिस्टम कीप्स, जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बट एट अ सर्टेन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस द फोर्सेस ऑफ रिपल्सन आर जस्ट बैलेंस्ड बाय द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स मिनिमम। जनरली होता क्या है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्सन जो है वो बैलेंस हो जाता है। नजदीक आए अट्रैक्शन, नजदीक आए रिपल्सन, थोड़ा सा नजदीक आए वापस अट्रैक्शन रिपल्सन। इसमें एक जगह ऐसी आती है जहां पर वो एटम जो है वो स्टेबल, मिनिमम एनर्जी, स्टेबल, बॉन्ड बन गया 74 बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। At that time stability will be maximum and is this point minimum energy, because मैंने आगे भी बताया हुआ है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी मिल जाती है तो क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है तो एनर्जी वो लूज करता है, एनर्जी लूज करने से उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो बैलेंस होने पे वैसे कहा जाता है कि अट्रैक्शन रिपल्सन से बैलेंस हो जाता है, लेकिन सही में अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है रिपल्सन से, बराबर, तभी वहां पर बॉन्ड बनने के चांसेस है, तभी वहां पर बॉन्ड बन जाता है। सो इन दैट केस एट दिस स्टेज द डिस्टेंस बिटवीन है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, ये जो लाइन्स है वो आपकी टेक्स्ट बुक की ही लाइन्स है, बराबर है, तो ज्यादा कुछ उसमें सोचने की जरूरत नहीं, वो आप सीधा टेक्स्ट बुक से कॉपी भी कर सकते हैं, बराबर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, अब आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यानी कि 1s जो होती है स्फेरिकल होती है, उसके अंदर रहता है एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड फॉर्मेशन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कैसे करेगा, बराबर है। तो वो जो वीबीटी में हमने सीखा था वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू सीखा था। अब यहाँ पर ऑर्बिटल जो है, यहाँ पर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, बराबर। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल देयर इज मिनिमम एनर्जी, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। तो ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर, कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता कैसे है आखिर। तो कब बनेगा, जब उनके बीच में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी मिनिमम एनर्जी होगी, ये पहली बात। और ये कब होगा, जब एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो कब शेयर कर पाएंगे, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब एक दूसरे के नजदीक, सो नियर यानी कि काफी नजदीक आएंगे, दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। इंटरपेनिट्रेशन जो है यानी कि एक दूसरे के अंदर घुसपैठ, बराबर है। मान लो एक हाइड्रोजन है, उसकी ऑर्बिटल है, देख रही है, हाँ है ना, और दूसरी हाइड्रोजन की भी ऑर्बिटल है 1s। अब ये जो 2 ऑर्बिटल है, हाइपोथेटिकली सोचना है, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो, मान लो कि ये जो है स्पिन अगर +1/2 है, दूसरे की -1/2 होगी, तब इलेक्ट्रॉन की पेयर। जब दूर होते हैं तो हाइड्रोजन इंडिविजुअली जो है उसके अंदर कोई ऐसा पेयरिंग में +1/2 -1/2 नहीं रहता है, बराबर। स्पिन क्वांटम नंबर विल बी +or -1/2, कुछ भी हो सकता है। यानी कि विजुलाइज करो कि एक हाइड्रोजन ऐसे घूम रहा है, उसके एक हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जहां पर उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे है। दूसरा जो हाइड्रोजन है वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, लेकिन जैसे नजदीक आएगा उसकी स्पिन ऐसे हो जाएगी और दोनों हो जाएंगे पैर। तो दोनों हाइड्रोजन जो है उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या कहते हैं, इसको ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग का मतलब है, लिखा है क्लियर इंटरपेनिट्रेशन, बराबर है। तो पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मर्ज होना यानी जुड़ना। तो ये एक ऑर्बिटल है, दूसरी ऑर्बिटल है, एक दूसरे के अंदर ऐसे जुड़ जाते हैं। और आप देख सकते हो कि जुड़ने के बाद इन दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के गिनाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बेटा कि partial merging of atomic orbital, partial merging of atomic orbital is called overlapping of atomic orbital। ओवरलैपिंग का मतलब कोई हवा नहीं है, ओवरलैपिंग बहुत ही इजी चीज है, बराबर है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या, ऐसे इंटरपेनिट्रेशन, खत्म, ओवरलैप हो गया। ये देखो दूर था नजदीक आया, ये हुआ ओवरलैप। कहां तक जाएगा, 74 पाइकोमीटर तक, उससे अंदर नहीं जाता है, बराबर। चलो, तो यहां पर है कि भाई partial merging of atomic orbital is called overlapping of atomic orbital which resulting in pairing of electron, उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। extent of overlap क्या डिसाइड करता है, strength of covalent bond। extent of overlap का मतलब कि कितना ओवरलैप करता है, वो स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड की डिसाइड कर देता है। greater the overlapping, greater the intermixing, greater the intermixing, interpenetration, greater is the overlap, stronger is the bond formed between the two atoms। समझ में आए, बहुत ही सिंपल है, पपलू जैसा कंसेप्ट है। अब ये एक हाइड्रोजन एटम है, मान लो ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है, उसका एक हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, बराबर है कि भाई एक पार्शियल ओवरलैप का मतलब ये हो जाएगा कि पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ईच ऑफ द टू हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल बिकम्स कॉमन। As a result, the probability of finding the electrons in the region of overlap is much more than the other places। बराबर है, जो दो इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, वो क्या करते हैं, ऑपोजिट स्पिन रखते हैं, बराबर है, और वो अपनी पोजीशन जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं बिटवीन द टू एटम्स, बट आर प्रेजेंट फॉर मैक्सिमम टाइम इन द रीजन ऑफ ओवरलैप, वो ओवरलैपिंग के रीजन में रहते हैं। यानी कि मान लो कि दो हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक की स्पिन ऊपर दिखे, एक की नजदीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होंगे तो कुछ ऐसा बनेगा जहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पैर हो गई इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ओवरलैप हो गया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि भाई यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया, बराबर, जैसे ओवरलैप हुई। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर्मेशन किसका समझना है, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, किसका, HF। अब HF में क्या होता है, तो हाइड्रोजन का तो हमें मालूम है कि 1s1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में, s में है, लेकिन F में 1s2 2s2, बराबर, फिर 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 2pz वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके 1s के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअली जब हम लोग ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये रहा न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन और उसका ये इलेक्ट्रॉन रहा। चलो ये है हाइड्रोजन एटम और उसका एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम और उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह से प्लस करके अगर मैं लिखूं, प्लस करके अगर मैं यहाँ पर दूसरा ड्रॉ करूं तो मेरे पास है यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर मान लो मैंने एक ऑर्बिटल p, ये दूसरा p ऑर्बिटल और ये तीसरा p ऑर्बिटल। मान लो कि ये वाला जो सीधा है, सीधा वर्टिकल, वो है 2px, तो ये 2py हो जाएगा और ये हो जाएगा 2pz। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, 2py में ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 2pz में भी एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं, बराबर है। वो यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग सिखानी है, दिखानी है, इसलिए यहाँ पर करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, बराबर। ये दूर होता है तो ये सीधा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो, नजदीक लाओगे तो अपने आप इसकी स्पिन ऑपोजिट हो जाती है, जो इसके साथ पेयरिंग में जाएगा। तो होगा क्या कि हाइड्रोजन जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये प्लस ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो ओवरलैप हुआ, कौन सा ओवरलैप होगा, बेसिकली 2pz वाला। तो इस तरह से आप दिखाओगे क्लोरीन का 2pz हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, बाकी एज इट इज। बाकी जो है यहाँ पर 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। सॉरी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं और यहाँ पर है 2px और ये 2py। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना।
तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 2pz का एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ओवरलैप करके क्या बना देता है, HF मॉलिक्यूल बना देता है। सो इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, one atom of fluorine having one unpaired electron in 2pz p orbital, when p orbital come closer to the hydrogen atom, p orbital यानी pz, जब pz orbital इस तरह से नजदीक आती है तो हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, pz में एक इलेक्ट्रॉन, ये आएगा, ये ओवरलैप हो गया, अंदर ओवरलैप हुआ और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन था उसका शेयरिंग हो गया और बॉन्ड बन गया, बराबर। इस तरह से आप HF मॉलिक्यूल दिखा सकते हो। इसी तरह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, मान लो कि आपको F2 शो करना है, तो F2 कैसे बनेगा, तो F2 में ऐसे दो बनाने पड़ेंगे, यानी कि अगर मैं F2 ड्रॉ करना चाहूं तो ये फ्लोरीन का 2pz है, ये 2px है और ये 2py है। तो 2px में दो, 2px, 2py में दो और यहां पर एक, बराबर। दूसरे फ्लोरीन का सीधा ओवरलैपिंग ही दिखाता हूं मैं, तो इस तरह से आएगा, ये रहेगी फिगर इस तरह से, तो यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर एक, तो यहां पर जो ओवरलैप कर रहा है ये 2px, ये 2py और ये 2pz, तो दोनों की pz ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे, बराबर। एक की pz आई, दूसरी की pz आई, डिश्यूम, यहाँ पर हो गया क्या, ओवरलैपिंग और बन गया F2 मॉलिक्यूल। सो दिस इज जस्ट ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है, बराबर है। ये आप पूरा देख लीजिए, अच्छे से इसको समझिए। और अब हम लोग जो है इसके बाद जो है वो नेक्स्ट फॉर्मेशन में जाएंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि भाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। वैसे इसमें सिग्मा पाई आ चुका है, लेकिन फिर भी आगे मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।